दो बार तो प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी आप बनने वाले हैं। अरे ना बनना ही है, आप नहीं बनने दोगे? आपके नहीं क्यों? बनना। बिल्कुल। देखो जो महंगाई है वो महंगाई के तरीका से भगवान सब गरीब आदमी तो वैसे ही मर रहा पी पी के। जी जी नौकरी चाकरी ना है। जी ने वाल्मीकि समाज के लिए जी पैर क्या धोए, मोदी जी ने धो दिया वाल्मीकि समाज को। कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कहाँ जाएगा बच्चा हमारा, क्या बेचेगा? जात पात ऊंच नीच भेदभाव, कहाँ जाएगा हमारा बच्चा? लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। इस चुनावी समर में प्रत्येक राजनेता गरीब से गरीब व्यक्ति के घर मोहल्ले और उसकी कॉलोनी में जाकर के सीधा सीधा संपर्क कर रहा है। कुछ राजनेता धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कुछ राजनेता संप्रदाय के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कुछ राजनेता विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी जी सरकार को 10 वर्ष हो गए। इस समय चुनाव का समय है। मेरे पास कुछ लोग हैं, सीधा मैं इनके बयान आपको सुनाता हूँ। इनकी क्या राय है, किसको वोट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा प्रसारण। आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लालाराम जिंदा। मोदी सरकार को 10 साल हो गए। जी। मोदी जी ने अभी कहा है कि 400 पार। इस 400 पार के नारे में कितनी दम है? देखिए, उनका अपना मानना है, लेकिन मेरा अपना सोच ये है और मेरा कहना ये है जी। कि जो भी सरकार आए इस बार महंगाई, बेरोजगारी और थोड़ा ये इस पर ध्यान देगी, वही सरकार आनी चाहिए। मोदी जी ने काम ठीक किया है जी। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की तरफ उनका ध्यान नहीं गया है। जी जी अगर वो इस तरफ ध्यान दें तो मैं समझता हूँ कि फिर से उन्हें मौका मिल सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मूल मुद्दा है? ये बेरोजगारी होगी तो आजकल के जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलेगी तो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे सही से। बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। जब इंसान के पास रोजगार नहीं होगा, जी युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा, तो वो परिवार को कैसे चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो आम जनता से वायदा किया कि अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही डीजल पेट्रोल की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या डीजल पेट्रोल कम हुआ? जब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हम अपने भारत देश में युवाओं को देंगे, क्या 2 करोड़ रोजगार मिले? हमारे देश की जनता से भी वायदा किया था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक हमारे देश के नागरिक के खाते में आएंगे। क्या वो आए? गैस सिलेंडर के दाम नीचे हो जाएंगे, क्या वो हुए? हमारे देश की जो मुद्रास्फीति है डॉलर की अपेक्षाकृत आज छोटा सा देश बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे गिर गई है। क्या हमारे देश की रुपया की कीमत बढ़ी? क्या कहेंगे आप इन सब बातों को? देखिए, ये कहना अलग चीज है, जी। उस पर अमल करना एक अलग चीज है। बहुत से वादे किए, कुछ पूरे किए, कुछ अधूरे हैं। मेरा तो केवल यही कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की ओर सरकार ध्यान दे। बिल्कुल, आपसे सीधा सवाल है कि कह रहे हैं कि विदेश में डंका बज रहा है, लोग इस बात से खुश हैं। क्या लग रहा है आपको, विदेश में डंका बज रहा है? और बज रहा है तो क्या है? बज रहा है? इस बात को तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने विदेशों में अपनी जो छाप छोड़ी है, देश को मजबूत किया है, संबंध अच्छे बनाए हैं विदेशों में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कौन से देश से अच्छे संबंध बन गए सभी और कौन से देश से हमारे देश के लिए फायदा हुआ है? बिल्कुल सीधा। लगभग सभी देशों से। एक देश का नाम एग्जाम्पल सेट करिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध बनाए हैं। फायदा क्या हुआ अमेरिका से? फायदा जो भी हुआ है, नहीं हुआ हो, लेकिन विदेश नीति इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है मोदी। कौन से देश से आज तक हमारे देश को फायदा हुआ है? कौन से देश ने रूस से ऐसा दिया है जो इससे फायदा हुआ है? देखिए, किसी भी देश से कोई फायदा भारत को नहीं मिला है। ऐसा क्या ये प्रोपगंडा हाँ। घुमाया जा रहा है लोगों के अंदर? एक भावनात्मक केवल राजनीति है। केवल निजी संबंध बनाए जा रहे हैं भारत के, लेकिन कोई देश हमारे भारत को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम दीपक राठौर। आप युवा हैं, आपको सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार से मतलब होता है। क्या वर्तमान सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, 10 वर्ष हो गए, 2 करोड़ का रोजगार का वायदा किया था कि ये 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है? जी नहीं, जी कि ईवीएम को लेके ज्यादा बड़ा मुद्दा जी। उठ रहा है कि ईवीएम में सेटिंग होकर उनके वोट उनके पास चले जाते हैं, जी क्योंकि उनके बड़े बड़े नेता इस बात को छाती ठोकर कहते हैं कि अब की बार 400 कि पार। आपकी बार 400 बार। जी अगर आप कुछ भी करेंगे जी बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। जी तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ किस रहा है? लेवल पर आ रहा है? जी जी बिल्कुल। भारत के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन किसी भी पार्टी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है जो कह के और कर दे। जी बिल्कुल। ये तो सोची समझी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। प्री प्लानिंग है। जी, अब इसमें तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि जनता किसको वोट दे रही है, किसको नहीं दे रही है,
और गिनती किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से नहीं हो रही है। जैसा कि आपने ईवीएम वाली बात की थी, ईवीएम वाली बात पे ईवीएम में विपक्ष के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी समय से याचिका डाल रखी है और सीधे तौर पे ये बात बोली है कि हम नहीं कहते कि ईवीएम में घपला है, किंतु बस जो 7 सेकंड के लिए वोटर को जो पर्ची दिखती है और वो पर्ची जाकर के ईवीएम के अंदर गिर जाती है, वो पर्ची मतदाता के हाथ में मिलनी चाहिए और मतदाता उस पर्ची को लेकर के एक वीवीपैट जो बॉक्स होता है उसमें डाले, ताकि देश के लोगों में अविश्वास हो गया है, ताकि वो ईवीएम की काउंटिंग और पर्ची की काउंटिंग हो सके। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर निर्णय नहीं दिया। यदि ईवीएम सही है, यदि भाजपा के नेता ठीक हैं, तो इस सही निर्णय के पक्ष में आज तक डिसीजन क्यों नहीं है? मेरा नाम राज ईवीएम के संबंध में आप क्या कहेंगे? ईवीएम में गड़बड़ी करती है जी गड़बड़ी है ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। और मोदी जी बाल्मीकि समाज के लिए क्या किया मोदी जी ने? वो एक नौकरी थी तो वो भी नौकरी बाल्मीकि समाज की सब छीन ली मोदी जी ने। अब बताइए कहाँ जाए आदमी हमारा? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनके पास में 32 डिग्रियाँ थी, 9 भाषाओं का इनको ज्ञान था, इन्होंने भारत को ऐसी एक कानून व्यवस्था दी, संविधान रूपी ऐसी कानून व्यवस्था दी जिसमें सभी को समानता का अधिकार दिया। उससे पूर्व लोगों को ऊंच नीच की भावनाओं से देखा जाता था। मनुस्मृति को आपने पढ़ा होगा, उसमें लोगों को छुआछूत की भावनाओं से देखा जाता था। हमारा पूरा देश जिस समय छुआछूत की भावनाओं से जल रहा था, जब ऊंच नीच की भावनाओं से जल रहा था, एक दूसरे को छोटा बड़ा की भावनाओं से जल रहा था, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न बाबा साहब ने देश को ऐसी कानून व्यवस्था का रूप दिया जिसका नाम संविधान रखा गया। क्या कहेंगे? जी, संविधान तो देखो ऐसा है जो बाबा साहब ने रचा है, उसके माध्यम से कोई भी चीज़ हमें मिल नहीं रही है। जी जी, जो बाबा साहब ने रचा था संविधान, उसके में हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है जी। और मोदी जी से मेरा यही कहना है कि बाल्मीकि समाज पर ध्यान दें, इनको नौकरी चाकरियां दें, जिनके बच्चे ने पढ़ लिख कर कुछ कामयाबी के रास्ते पर जाएं। जब पैसा नहीं होगा और नौकरी नहीं होगी तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका कहने का मतलब सर ये है जी सर, कि जो भी है वो सब निजीकरण में जा रहा है। प्राइवेटीकरण होगा। जी, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी जी तब उन्होंने सरकारी नियमावली के अनुसार 4th क्लास अछूत वर्ग को उन्होंने जी परमानेंट करने का कार्य किया, जी जी, जिससे कि जो चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल। अब जिस तरीके से आउटसोर्सिंग में कर्मचारी रहते हैं तो उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी कार्यशैली के अनुसार उनको परमानेंटी देनी चाहिए, बिल्कुल, जो नियमावली के अनुसार। लेकिन इसमें क्या संशोधन किया है सरकार ने, क्या नहीं किया है, वो नहीं मालूम है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर 20-20, 25-25 साल से लोग आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं, बुढ़े हो गए, मर गए, बिल्कुल जिनको सरकारी सुविधाओं के नाम पर जीरो है, जी। कुछ नहीं मिलता है, तो वो अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं। भाजपा पार्टी के लोग ये कहते हैं कि 70 साल बेहाल, जबकि कांग्रेस सरकार के लोग इस समर्थन को कहते हैं कि 70 साल के अंदर जब हमारा भारत देश अंग्रेजों ने पूरी तरह से खाली कर दिया था, तो पूरे देश को बसाने का काम, पूरे देश को स्थापित करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। हमारे भारत देश के अंदर IIT कांग्रेस लेके आई, IIM कांग्रेस लेके आई, BPCL कांग्रेस लेके आई, बंदरगाह कांग्रेस लेके आई, हवाई जहाज, रॉकेट यान और जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, गांव-गांव में हॉस्पिटल्स हैं, गांव-गांव में जो विद्यालय हैं, सभी कांग्रेस लेके आई। इन सभी सरकारी संस्थाओं को 10 साल के अंदर लगातार बेचा जा रहा है। आप प्राइवेटीकरण के संबंध में क्या कहेंगे? निजीकरण तो देखिए गलत है। अब आप अगर देखेंगे तो BSNL और MTNL जी कम्युनिकेशन का इतना बड़ा स्तंभ था, जो सरकारी डिपार्टमेंट था, वो आज बंद है। जी, ठीक है। JP ग्रुप जिसने नोएडा एक्सप्रेस हाईवे बनाया, यमुना एक्सप्रेस हाईवे बनाया, कितने बड़े बड़े बांध भी बनाए हैं, बिल्कुल। वो क्यों बंद हुआ? मतलब इन सब चीज़ों पर एकदम से अंकुश क्यों लगा दिए गए हैं? सरकार से ये सवाल करने वाला तो कोई है नहीं। जी जी तो ये तो निजीकरण तो गलत है। जी, आपका क्या नाम है? नितिन कुमार बहरोल मेरा नाम। जैसे आपको पता है संजय सिंह अभी 6 महीने से जेल में थे, अब छूट के आए। उन्होंने साफ कहा है कि देश में 4 गुजरातियों का शासनकाल चल रहा है। 2 गुजराती जिनका नाम सीधे तौर पर लिया गया है कि मोदी जी और अमित शाह, जो देश को बेच रहे हैं, और दूसरे 2 गुजराती खरीद रहे हैं, जिनका नाम सीधे तौर पर लिया गया है अडानी और अंबानी। क्या कहेंगे आप? 4 गुजराती चला रहे हैं देश को। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि देश निजीकरण की राह पर चल रहा है।
ये निजीकरण जो है एक ऐसा कीड़ा है जिसमें कुछ ही लोगों को फायदा होगा, बाकी लोग भूखे मरने की कगार पा जाएंगे। क्योंकि सरकार का जब सरकार सत्ता में आई थी तो उसका एक महत्वपूर्ण वादा था 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर, ठीक है ना। तो मुझे सरकारी नौकरी देनी थी 2 करोड़ जी, या प्राइवेट की देनी थी, वो भी जो भी थी, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां पैदा करनी थी। इसमें ये सरकार विफल रही, हर मुद्दे पर विफल रही। नौकरी की हालत ये है आज जो लोग आउटसोर्स में है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी पूरी नहीं करी जा रही। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं समान कार्य समान वेतन, उसे पूरे प्रदेश में लागू करवाने का काम भी सरकार नहीं कर पा रही। जी, जी, क्योंकि सरकार का सीधा सीधा कहना है जो सरकारी नियमावली है, जो शासनादेश है, ये सब ये कहते हैं जो नियमित कार्य प्रकृति का कार्य होता है, जैसे कि सफाई का कार्य हो गया या पुलिस हो गई, इसे आप ठेके पे नहीं दे सकते। जी, बिल्कुल, क्योंकि नियमित प्रकृति का कार्य जो रोज होना है, बिल्कुल, जो काम रोज होगा उसको आप ठेके पे कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहली बात तो ये संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है देश के अंदर। दूसरी बात, समान कार्य समान वेतन एक महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, पिछले 10 साल से लंबित है। सरकार उसको प्रदेश में देश में कहीं भी लागू नहीं कर पा रही। तो सरकार रोजगार के मोर्चे पर विफल हो गई है और यहाँ पर सरकार का ध्यान नहीं है। बिल्कुल। आपसे सीधा सवाल कि ये बीफ बनाने वाली कंपनी है जो जिस पे गाय काटी जाती हैं, उससे भाजपा सरकार ने 251 करोड़ रुपए चंदा लिया। आप थोड़ा सोच के देखिएगा, 251 करोड़ रुपए जिस गाय काटने वाली कंपनी ने भारत सरकार को, बीजेपी सरकार को दिया हो, उसने कितनी गौ हत्या की होगी। जो बीजेपी पार्टी गाय को अपनी माता का दर्जा देती है, उसको उस कंपनी से 251 करोड़ रुपए चंदा लेती है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर बिल्कुल सीधा खुलासा हुआ है, आरबीआई की वेबसाइट पे भी है। सीजीआई चंचूड़ के द्वारा इस चीज़ का खुलासा किया है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बीजेपी है, जिसने चंदा लेकर के धंधा दिया लोगों को, जिसमें कई सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं, जैसे कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 502 करोड़ रुपए लिए, एयरटेल से 400 करोड़ रुपए चंदा लिया है। क्या कहेंगे आप? मेरे मतलब से ये कोई मुद्दा ही नहीं है जी। क्योंकि अगर गाय अगर हिंदू के स्लॉटर हाउस में कट रही है तो मुद्दा है नहीं, और अगर मुसलमान के स्लॉटर हाउस में कट रही है तो मुद्दा। मेरा कहने का मतलब ये तो एक धार्मिक चश्मा बना दिया गया। अभी केरल में अगर सरकार लड़ेगी चुनाव तो वहाँ पर बीफ बैन का कोई नहीं। तो केरल में पंडित भी खाते हैं, सब खाते हैं, एससी भी खाता है, ओबीसी भी खाता है और माइनॉरिटी भी खाता है, सभी लोग खाते हैं। यही सरकार जब मेघालय या मणिपुर या त्रिपुरा जाती है तो वहाँ कहती है कि हम बीफ पे कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। मतलब एक देश में 2 कानून, मतलब कि देश की जनता को बांट के रखने की नीति है। तो यहाँ पर ये बीफ का तो कोई मुद्दा है नहीं, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। अगर बीफ मुसलमान काट रहा है तो गलत है और हिंदू के स्लॉटर हाउस में कट रहा है तो ठीक है। जैसा आप बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली बात है, हिंदू मुस्लिम वाली बात है, तो क्या जनता को ये समझ में नहीं आता? ये लोग हम लोगों को आपस में हिंदू मुस्लिम में बांट करके राजनीति कर रहे हैं, विकास के एजेंडे को लागू नहीं कर रहे हैं, राम मंदिर पे वोट मांग रहे हैं, फिर जनता इन लोगों को क्यों सपोर्ट करती है? देखिए, हिंदुस्तान जो है धर्म प्रधान देश रहा पुरातन काल से ही, तो यहाँ की जनता बड़ी भावुक है, इमोशनल है। अगर आप यहाँ कहेंगे कि आपको पूरे दिन व्रत रखना है तो घर की औरतें और आदमी पूरे दिन भूखा रह लेंगे। लेकिन आपको कहना है कि आपको अपने रोजगार के लिए 5 घंटे धरने पर बैठना है तो उस पर नहीं बैठेगा। तो ये मुद्दा जो है भावनात्मक मुद्दा है, और भावना को छूने वाला कोई भी मुद्दा अगर कोई पार्टी पकड़ लेती है तो फिर भावनाओं से खिलवाड़ होता है। जनता की नब्ज को पकड़ लिया, जनता की नब्ज को पकड़ लिया बीजेपी पार्टी ने। कि जनता की नब्ज ये है कि ये भावनाओं में बह जाते हैं हमारे देश के लोग, तो इनको भावनात्मक चश्मा ऐसा चढ़ा दो कि इनके आर पार इन्हें महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे सके। क्या करेगा आदमी, मजदूरी ना मिलनी, बेलदारी आदमी मजदूरी कर कर करके जी रहा है। पिएगा क्यों? वही जब पैसे नहीं है तो पीना का जरूरी है क्या? पीना नहीं है, एक बात कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा है आदमी, मजदूरी करके जी रहा है, मजदूरी करके जी रहा है। और का काम धंधा ना कुछ भी। मोदी ने पूरी सरकारी घेर दी है। सरकार कहाँ गया? सरकार को तो तीसरी बार कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने वाले। अरे प्रधानमंत्री को मतलब ना, कांग्रेस का मायावती, हम तो सरकार है जो भी है। मेहनत महंगाई बहुत कर रखी है उसने, महंगाई कर दी है मोदी जी ने। और का बनने पैसा बारे हम कोई